ओके बच्चा पार्टी। तो आज का जो चैप्टर है वो है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का मतलब हो गया भारत की झलक, है ना। इन झलकियों में क्या क्या आएगा? इन झलकियों में हम लोग तीन चैप्टर पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे झलक गोवा का, है ना, और उसका नाम होगा ए बेकर फ्रॉम गोवा। दूसरा होगा कुर्ग के बारे में, और तीसरा होगा टी फ्रॉम असम। ठीक है, इन तीन चैप्टर्स को इसमें एक ही चैप्टर के अंदर डाला गया है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों चैप्टर कहीं ना कहीं इंडिया के अलग अलग लोकेशंस के बारे में था। ठीक है, और इसके जो राइटर हैं बेकर फ्रॉम गोवा के, उसका नाम है ल्यूसियो रॉड्रिग, है ना। दूसरे का है कुर्ग, उनका राइटर का नाम है लोकेश एब्रोल। और टी फ्रॉम असम के राइटर हैं अरूप कुमार दत्ता। ठीक है, तो ये तीनों नाम ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और इंट्रोडक्शन यहाँ स्टार्ट किया है। आपसे पूछा जा रहा है, इसको क्लास में डिस्कस करना है। ठीक है, व्हाट इमेज ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेज, ये कह रहा है किस तरह का इमेज बनता है लोगों का या फिर उन जगहों का, कम टू योर माइंड, आपके दिमाग में आता है। व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री, जब आप हमारे देश के बारे में सोचते हैं। हमारा देश इंडिया यानी कि भारत। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि जब आप भारत नाम सुनते हैं या जब आप हिंदुस्तान नाम सुनते हैं, तो आपके जहन में किस तरह के लोगों की छवि आती है, या कौन कौन से जगह हैं भारत आते ही आपके जहन में आना शुरू होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन, है ना, कि हिंदुस्तान के किन किन हिस्सों में, है ना, यहाँ तक प्लूरल की यूज किया गया है। पार्ट्स मतलब हो गया किन किन हिस्सों में आप रह चुके हैं। ठीक है, रह चुके हैं का मतलब, और विजिटेड या फिर जा चुके हैं। रह चुके हैं मतलब थोड़ा दिन ज्यादा टिके वहां पे, है ना, साल 2 साल 3 साल। और विजिटेड मतलब गए और फिर वहां से आ गए। ठीक है, सो नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये आपसे पूछना चाहता है कि इंडिया के किन किन हिस्सों से आप वाकिफ हैं, है ना, किन किन हिस्सों को आप जान चुके हैं। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, क्या आप कुछ महत्वपूर्ण जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसके बारे में बता सकते हैं, है ना। टूरिस्ट का मतलब क्या हो गया? यात्रियों के लिए। और डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल, है ना, यानी यात्री जहां पर जाना चाहते हैं। मतलब क्या हो गया? वो सारी जगह जो घूमने लायक है, जो जो देखने लायक है, क्या उन जगहों का आप नाम बता सकते हो? ठीक है, आप मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड इंडिया से नहीं है, बाहर से है, और वह इंडिया आने का प्लान कर रहा है। तो अगर वो आपसे पूछता है कि इंडिया में आएंगे तो कहाँ कहाँ घूमने जाए, ठीक है, तो उसे क्या बोलोगे आप, है ना, ये सब आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, यू मे नो, शायद आपको पता होगा, दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, है ना, कि ब्रिटिश के अलावा, है ना, अपार्ट फ्रॉम माने होता है के अलावा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एक सिनोनिम्स बिसाइड्स भी होता है ना। बिसाइड्स का मतलब भी होता है के अलावा। ठीक है, और बिसाइड्स में और बिसाइड में कुछ लोग कंफ्यूजन हो जाता है। एक बिसाइड भी होता है, एक बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप एक ट्रिक ध्यान रखना, कि जिसमें अलावा में एस लगा हुआ हो ना, उसका मतलब होगा के अलावा, अदरवाइज क्या होगा? बिसाइड ही होगा। अच्छा, इन दोनों में तो क्लियर हो गया अंतर, है ना, कि जिसमें एक एक्स्ट्रा एस लगा होगा उसका मतलब होता है के अलावा, और नहीं लगा होगा तो होगा के बगल में, है ना। बाय मनी भी होता है के बगल में, जैसे बोला कम एंड सिट बाय मी, है ना, आओ और मेरे पास बैठो, तो बाय का मतलब भी होता है के बगल में। बिसाइड्स मने होता है के अलावा, और अपार्ट फ्रॉम मने होता है के अलावा। ठीक है, आपको फिर हम समझा देंगे बाद में अंतर बिसाइड्स और एक्सेप्ट में क्या अंतर होता है, वो डिफरेंट टॉपिक। चलिए फिलहाल इस पे देखते हैं, चलो बता ही देते हैं। देखो, एक्सेप्ट भी होता है को छोड़कर, और एक्सेप्ट और बिसाइड्स में ये अंतर होता है कि एक्सेप्ट मने होता है उसको छोड़कर बाकी सभी, है ना। जैसे बोलेंगे एवरीबडी वाज इन द पार्टी एक्सेप्ट यू, मतलब तुम नहीं आए, तुमको छोड़ के बाकी सब कोई आया। और बिसाइड्स यू का मतलब हो गया तुम भी थे और बाकी लोग भी थे, जैसे कि तुम्हारे अलावा बाकी लोग भी सब पार्टी में थे, है ना। तो एवरीबडी वाज देयर इन द पार्टी बिसाइड्स यू। ठीक है, तो बिसाइड्स माने होता है इंक्लूडिंग, ठीक है, और एक्सेप्ट माने होता है बट यानी छोड़कर।
ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पे। कि शायद आपको पता होगा कि ब्रिटिश के अलावा डच और फ्रांस और पुर्तगीज ने भी एक प्ले किया, एक पार्ट हिस्ट्री, हमारे कंट्री के हिस्ट्री में, मतलब इतिहास में इनका भी नाम रहा है। और वो इसलिए रहा है कि इन लोगों ने बारी बारी से आकर है ना इंडिया के कुछ हिस्सों को अपने अंदर लिया है, या उनको आप कह सकते हो कि कॉलोनी बनाया है ना, इंडिया के कुछ हिस्सों को। तो ये सब लोग इंडिया पे रूल कर चुके हैं, ब्रिटिश, डच, फ्रांस और पुर्तगीज। कई बार इनका पूछ लिया जाता है क्रम, है ना, तो इसका एक ट्रिक होता है पीडीएफ, है ना। तो पीडीएफ में बस आप एक काम करना, पीडीएफ के बीच में ई लगा देना, है ना, पीडीईएफ। इससे क्लियर हो जाएगा। पहले पुर्तगीज आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड के लोग, और फिर आए फ्रेंच यानी फ्रांस के लोग, ठीक है। तो इन 4 यूरोपियन कंट्रीज ने इंडिया पे रूल कर रखा है, ठीक है। सो आपसे पूछा जा रहा है, कैन यू गेस विच पार्ट्स ऑफ इंडिया सो फ्रेंच एंड पुर्तगीज इन्फ्लुएंस, की क्या आपको पता है कि इंडिया कौन सा हिस्सा में आपको फ्रांस का और किन हिस्सों में आपको पुर्तगाल का प्रभाव दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे चैप्टर में उसका आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे सबसे फोर्थ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आप बता सकते हो, कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो टी, एंड सेकेंड है कॉफी, कि क्या आपको पता है कि इंडिया के किस हिस्से में चाय चाय उगाई जाती है और कहाँ पर कॉफी उगाई जाती है ना। तो ये आपके ज्योग्राफी का भी पार्ट है ना। नॉर्मली चाय चाय जो है वो असम में उगाई जाती है, और कॉफी वगैरह जो है कर्नाटका में उगाया जाता है। असम के अलावा भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल है ना। तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है, और भी जगह है जहाँ पे चाय उपजाई जाती है। कॉफी जो है ये भी कर्नाटक के अलावा भी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे कॉफी उपजाया जाता है, पर मेनली जो है चाय के लिए असम और आपको पश्चिम बंगाल फेमस है, और कॉफी के लिए जो है कर्नाटक फेमस है, ठीक है। तो यहाँ से आपका पहला टॉपिक जो है यानी चैप्टर वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसका नाम है ए बेकर फ्रॉम गोवा। मतलब हो गया गोवा के बेकर, है ना। बेकर कहते हैं जहां से आप जो बेकिंग का काम करता है, यानी वो डिफरेंट थिंग्स जैसे कि पाव रोटी हो गया, बिस्किट्स हो गया, ये सब बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ बात हो रही है गोवा के बेकर्स की, ठीक है। तो कह रहा है कि दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर, ठीक है। देखो, पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। एक्चुअली में देखा जाए तो जो पेन पोर्ट्रेट होता है वो किसी के बारे में डॉक्यूमेंट्री टाइप का होता है, जो किसी इंसान के बारे में, किसी जगह के बारे में जितने डिटेल से हो सकता है पॉसिबल उतने डिटेल बताता है, और उतने ही ऑनेस्टी के साथ बताता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह एक पेन पोर्ट्रेट है एक ट्रेडिशनल गोवा के विलेज बेकर का, यानी गोवा के अंदर जो गांव होता है उस गांव में जो बेकर्स होते हैं, उन बेकर, है ना, ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत रूप से, है ना, यानी जो जिस तरह से पहले के बेकर्स थे उसी परंपरा को निभाते हुए अभी जो गोवा के विलेज में बेकर जो अभी भी इम्पोर्टेंट है ना, उनके बारे में बताया गया है। स्टिल हैज इम्पोर्टेंस प्लेस इन ही सोसाइटी, जो उनके समाज के अंदर में अभी भी एक महत्वपूर्ण जगह है गोवा में, है ना, यानी इनका जो इम्पोर्टेंस है वो खत्म नहीं हुआ है। सो यहाँ से स्टार्टिंग है, बोला जा रहा है कि आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड, हमारे बड़े बुजुर्गों को अक्सर, है ना, सुना गया है, रिमिनिसाइजिंग नॉस्टैल्जिकली। देखो, नॉस्टैल्जिया का अर्थ होता है पुरानी बातों को याद करना खुशी के साथ, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, जिसका अर्थ हो गया थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, पास्ट की किसी बातों को बहुत ही प्यार से याद करना, उसे कहा जाता है कि आप रेमिनिसाइजिंग कर रहे हो, किस तरह से, नॉस्टैल्जिया के जैसे, है ना। जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि मोहल्ले के अंदर जो दादाजी वगैरह होते हैं वो पुरानी बातों को बहुत ही प्यार से याद करते हैं कि हमारा समय ऐसा रहा था जिसमें इतने ही रुपया में इतना सारा सामान आ जाता था, हम लोग ऐसे जाते थे, वैसे करते थे, ठीक है। इसे कहते हैं नॉस्टैल्जिया, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि हमने अक्सर सुना है अपने बुजुर्गों को बहुत ही प्यार से अपने अतीत को याद करते हुए और बताते हुए अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज, है ना। तो यहाँ के जो राइटर के जो बुजुर्ग हैं, ऑब्वियसली है कि वो गोवा से बिलोंग करेंगे, और जब गोवा से बिलोंग करते हैं तो वह पुर्तगालियों के दिन को बहुत ही प्यार से याद करते हैं, ठीक है। यानी जब पुर्तगाली गोवा में आए और उनका जब रूल चल रहा था गोवा पे,
तो किस समय से उन लोगों के दिन कैसे होते थे, उन लोगों का समय कैसा चल रहा था, उसके बारे में वो लोग प्यार से याद करते हैं। ऑब्वियसली उनके लिए गुड मेमोरीज होगी। द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड, वो याद करते हैं पुर्तगालियों को और उनके बहुत ही फेमस जो ब्रेड के लोब्स हैं उनके बारे में। देखो ब्रेड जो होता है ना वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और चूंकि ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसको काउंट करने के लिए कई बार उसके पहले या तो लोफ वर्ड का यूज किया जाता है या फिर पीस वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे बोलना हो कि मुझे एक रोटी दे दो, तो वहां पे गिव मी अ ब्रेड गलत यूज हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे बताना पड़ेगा गिव मी ए लोफ ऑफ ब्रेड या गिव मी ए पीस ऑफ ब्रेड, क्योंकि ब्रेड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब इसी लोफ का प्लूरल होता है लोब्स, तो इसलिए कहा जा रहा है कि वो लोग है ना फेमस लोब्स को याद करते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लोब्स माइट हैव बीन वैनिस्ड, कह रहा है कि उन लोब्स को खाने वाले है ना हो सकता है कि मिट गए हों। वेनिस का मतलब होता है एकदम खत्म हो जाना, है ना। आपने ऐड देखा होगा वेनिस का, जिसे वो दिखाता है कि दाग धब्बे जो है बिल्कुल खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि लोब्स खाने वाले हो सकता है मिट गए हों, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, पर बनाने वाले अभी भी हैं। वी स्टिल हैव एमंग अस, हम लोगों के बीच में अभी भी है मिक्सर्स, मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स, हमारे बीच में मिक्सर्स हैं यानी जो कि मिक्स करते हैं, मोल्डर्स हैं यानी जो सांचों में ढालते हैं, और वो लोग हैं जो लोव्स को पकाते हैं। मतलब ये तीन तरह का इसमें आपको प्रोसेस हो गया। पहला प्रोसेस हो गया मिक्सिंग का, जो मिक्सर्स करते हैं। दूसरा है प्रोसेस आपका मोल्डिंग का, है ना, और उनको जो करने वाले मोल्डर्स कहलाते हैं। और लास्ट प्रोसेस में आता है बेकिंग, है ना, जिसके लिए बेकर्स का यूज किया जाता है। तो इन तीन प्रोसेस के बाद आपका जो लोफ है वो तैयार हो जाएगा। अब आप यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है एमंगस्ट यूज किया है, अमंग यूज नहीं किया है। तो आपको हम अंतर बता देते हैं कि जो एमंग वर्ड होता है और जो एमंगस्ट वर्ड होता है दोनों का सेम मीनिंग होता है। ठीक है, और फिर हमको समझ में कैसे आया कौन सा यूज करें। कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि एमंग या एमंगस्ट के बाद जो वर्ड यूज किया जा रहा है वो वोवेल है या नहीं है। अगर वो वर्ड स्टार्ट होता है वोवेल से, जैसे कि यहाँ पे अस जो है वो यू से स्टार्ट हुआ है, तो इसी वजह से यहाँ एमंगस्ट का यूज किया गया है। यहीं पे अगर देम रहता तो एमंगस्ट का यूज ना करके हम लोग एमंग का यूज करते हैं, और दोनों का मतलब होता है के बीच में। ठीक है, और ये दोनों के दोनों यूज किए जाते हैं मोर देन टू पीपल या मोर देन टू थिंग्स के लिए, है ना। अगर दो हो तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है बिटवीन, है ना। जैसे बोला गया राम और श्याम के बीच में बांट दो, तो अगर डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन राम एंड श्याम, ठीक है, राम श्याम और मोहन के बीच में बांट दो, है ना, डिस्ट्रीब्यूट एमंग राम मोहन एंड श्याम। ठीक है, और यहीं पे कोई वोवेल वर्ड रहेगा तो उसके लिए एमंगस्ट वर्ड का यूज किया जाता है। आई होप इट विल हेल्प। नेक्स्ट है कि दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेज स्टिल एग्जिस्ट, कह रहा है कि वो सदियों पुराना या सालों साल पुराना वक्त के तराजू पे तौला हुआ कह लो, या फिर कह लो कि समय ने जिसे परखा है, वो जो भट्ठियां हैं वो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, वो अभी भी अस्तित्व में है। भट्ठी से मतलब होता है वो अंगीठी जहाँ पे इनको पकाया जाता है, और टाइम टेस्ट इसलिए कह रहा है क्योंकि ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये परखा हुआ है लोगों के जरिए, है ना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, कह रहा है उस भट्टियों की जो आग है वो अभी भी बुझी नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल, है ना, ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू heralding his arriving in the morning can still be heard in some places, कह रहा है जो थर्ड का आवाज है ना। अब जो थर्ड का मतलब हो गया कोई बांस है उसको पटकने की आवाज, और जिंगलिंग क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसी बांस के अंदर घुंघरू लगे होते थे तो वो जिंगलिंग साउंड भी करता था। तो एक साथ थर्ड और जिंगलिंग, है ना, दोनों साउंड आते थे। जैसे मान लो कोई पैर में घुंघरू डाल दिया, ठीक है, और वो स्टेज पे जोर से पैर को पटकेगा, तो पैर के पटकने से जो आवाज आएगी उसे थर्ड कहेंगे। और पैर में चूंकि घुंघरू बंधा हुआ है ना, तो उससे जो साउंड निकलेगा उसे क्या बोलेंगे, जिंगलिंग साउंड है। तो जो परंपरागत बेकर्स के जो बम्बू थे उनका थर्ड और जिंगलिंग को कह रहा है
कैन स्टिल बी हर्ड, उन्हें अभी भी सुना जा सकता है। हमने पहले बताया था आपको कि जो कॉमा और कॉमा के बीच में है उसका मीनिंग आप पहले लगा लो, ठीक है, या बाद में लगा लो। तो कह रहा है कि कुछ जगहों पर है ना अभी भी सुना जा सकता है हेराल्डिंग हिज अराइविंग इन द मॉर्निंग, जो अनाउंस करते हैं उसके अराइवल को सुबह सुबह, यानी सुबह सुबह वो आ गया है, इस बात का प्रतीक है ना, इस बात को उद्घोषणा करता है उनकी ये आवाज। जैसे कि गांव में पहले जो आइसक्रीम वाला आता था, ऑब्वियसली है वो आइसक्रीम अभी का जैसा आइसक्रीम नहीं था, है ना, वो बर्फ कहते थे उसको लोग। तो जब वो आता था तो उसके हाथ में एक डमरू टाइप का हुआ करता था, ठीक है, और वो डमरू को जोर जोर से बजाता था। और ये डमरू जो है एक सिंबॉलिक था कि वो बर्फ वाला आ गया, और फिर वहां पे चलता था बार्टर सिस्टम, जिस सिस्टम के तहत बच्चे जो है अपने अपने घरों से है ना कोई मकई का जो बाइल होता है वो ले जाते थे, और एक्सचेंज में उससे वो बर्फ करते थे, बिकॉज दे डोंट हैव सो मच मनी टू स्पेंड, ओके। उनके पेरेंट्स को देते ही नहीं उतने पैसे, होते भी नहीं थे पैसे। तो कह रहा है कि यहाँ पे ठीक वैसे जैसे वो डमरू बजाता था या सिंबॉलिक होता था गर्मी के महीनों में कि वो जो बर्फ वाला है वो आ गया बेचने के लिए, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे कह रहा है कि ये उनका वहां पे पहुंचना और ये थर्ड और जिंगलिंग की जो साउंड है ये इस बात का सबूत होता कि वो लोग आ गए हैं। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, हो सकता है उनके पिता भी जिंदा नहीं हो, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोसेशन, पर उनके जो बेटे हैं वो अभी भी कैरी कर रहे हैं फैमिली प्रोसेशन, यानी कि जो उनके परिवार का प्रोफेशन है, जो उनके परिवार का जो पेशा है, उस पेशा को अभी भी वो जिंदा रखे हुए हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पादेर इन गोवा, इवन टुडे, आज, यहाँ तक कि आज भी इन बेकर्स को जाना जाता है गोवा में पादेर के नाम से, ठीक है, बहुत ही वाहियात सा नाम लग रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, है ना, कि जब हमारा बचपन था गोवा में उन दिनों में, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड्स, तो वो हमारे दोस्त हुआ करते थे बेकर, कंपेनियन हमारे साथी हुआ करते थे, एंड गाइड, और वो हमारे दिशा निर्देशक भी हुआ करते थे, यानी बताते थे क्या करना है और क्या नहीं करना है, और ये कुछ ज्यादा हो गया। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस ए डे, वे वह जो है दिन में 2 बार आया करता था हमारे यहाँ। वंस, एक बार, when he set out in the morning on his sailing round, जब वह बाहर निकलता था, वो जब वो रवाना हो जाता था सुबह सुबह सेलिंग करने के लिए यानी बेचने के लिए, एंड देन अगेन व्हेन ही टर्न आफ्टर एम्प्टिंग द ह्यूज बास्केट, और एक बार फिर से जब वह लौटता था अपने बड़े से बास्केट को खाली करके विच मीन्स कि एक बार वो जब घर से जा रहा होता था तो रास्ते में इन लोगों का घर पड़ता होगा, ठीक है, तो वो वहां पे हेलो बोल के चला जाता होगा, है ना, और एक बार जब वो रिटर्न हो रहा होता था तब वो मिल लेता होगा। सो इसलिए वो कह रहा है कि जब वो लौटता था ना उसके जो ह्यूज बास्केट्स होते थे वो पूरी की तरह से खाली होती थी। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोकस, उसके बम्बू का यानी कि उनके बांस का जो जिंगलिंग साउंड है वह हम लोगों को उठाया दिया करता था। पहले अपने यहाँ से ना सुबह सुबह 4 बजे सुबह में यहाँ से पूरा जो वो होता था ना बैलगाड़ी, है ना, वो बैलगाड़ी यहाँ से जाया करता था, और बैलगाड़ी के पीछे ढेर सारा गन्ना लगा होता था। तो जब वहाँ पे बैल निकलते थे, बैल चलते थे तो उन्हें घुंघरू लगा होता था, घुंघरू की आवाज से ढेर सारे बच्चे जग जाते थे और सुबह सुबह जाके यहाँ से पीछे से गन्ना निकालने की कोशिश करते थे, और जो सुबह सुबह माँ बहन की गाली है उनको पड़ती थी, ठीक है, पर उसका अपना मजा था। और वहाँ पे तो ये जो है ना उनके लिए बहुत ही फन की तरह वो लेते थे इसको। तो कह रहा है कि जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो जिंगलिंग थर्ड है उनसे हमारी नींद खुल जाती थी, है ना, एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम लोग दौड़ के जाते थे उससे मिलने के लिए और उसको ग्रीट करते। ग्रीट का मतलब होता है अभिनंदन करना, अभिनंदन मतलब जैसे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो विश करना होता है ना, तो वो करना बोलते हैं ग्रीट करना, ठीक है। और देखो कितना ये तरह कटसी वाला हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली गोवा है तो सिखाया जाता होगा, अपने यहाँ तो इस तरह से नहीं किया जाता कि सब्जी वाली आ गई तो उसको ग्रीट करते हैं। खैर जो भी है, वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था, वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोव, क्या ऐसा था कि हम लोग को बहुत पसंद था लोग इसलिए हम ग्रीट करते थे, नॉट एट ऑल, बिल्कुल ऐसा नहीं था। आपसे पूछा जा रहा है कि आप गेस करो कि हम जो बच्चा पार्टी थे ये क्यों जाते थे दौड़ के उसके पास, क्या हम लोगों को लालच था लोभ पाने का, वो तो मिल ही जाता, ऑब्वियसली जो घर के अंदर जो महिलाएं होती वो उसको तो ले ही लेती। कह रहा है द लोब्स वर ब्राउट बाय सम
पैस्किन्स और बास्टिन, कह रहा है कि किसी पास्किन के द्वारा या किसी बास्टिन के द्वारा जो है वो ले ही लिया जाता। और ये लोग कौन थे? ये लोग हमारे घर के मेड सर्वेंट थे, है ना, मेरी जो नौकरानी थी उनके द्वारा इसे ले ही लिया जाता, तो हम लोगों को उसके लिए टेंशन नहीं था। व्हाट वी लॉन्ग, जिस जिस चीज की हमें चाहत थी, लॉन्ग माने होता है चाहना, फॉरवर्ड दोज ब्रेड बैंगल्स, वो होता था ब्रेड बैंगल्स। अगर आपको ब्रेड बैंगल्स समझ में नहीं आ रहा है तो आपको वैसे समझाते हैं। छठ पूजा होता है, तो छठ पूजा में जो टिकरी या सांच बनाया जाता है, तो कई बार उसके कुछ पार्ट्स जो होते हैं ना, वो नीचे टूट के गिर जाते हैं। तो चूंकि वो गिर जाते हैं तो पूरा जो टिकरी है वो बाहर निकाल लिया जाता है, उसका जो पार्ट्स छोटा छोटा वो उसी में रह जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम दूसरा डाल दिया जाता है, वो अभी भी उसी में है। तो इस वजह से क्या होता है ना, वो वाला पार्ट जो टूट के गिर जाता है उस घी में, वो एक्स्ट्रा रोस्टेड हो जाता है और आपको एक डिफरेंट वो फीलिंग देता है। तो कई बार जब ये मेन आइटम खत्म हो जाता है ना खाते खाते, तो बच्चों को ये कुरकुरी वाला जो पार्ट्स है वो बहुत पसंद आता है। ठीक है, ठीक वैसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ब्रेड बैंगल्स है, यानी कि जो ब्रेड के रखने से उसका जो लेयर्स है साइड साइड वाला, जब ये हट जाता है, इसे कहते हैं ब्रेड बैंगल्स। एक्चुअली में जो बैंगल्स है उसका मतलब होता है चूड़ी। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि विच वी चूज केयरफुली, जो हम लोग चुन लेते थे बहुत ही सावधानी से। समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल में, कई बार ये ढंग से बनाया हुआ बहुत ही मीठा सा ब्रेड होता था। तो कहा जा रहा है कि जो बेकर बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झैंग झैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टैफ। कह रहा है कि बेकर्स न अपना म्यूजिकल एंट्री करते थे, मतलब वह जब भी आते थे तो म्यूजिक के साथ आते थे, और उनका जो सीन होता उसमें झंग झंग की आवाज होती थी, खास करके वो जो बैम्बू स्टैफ बनाया गया था उसके जरिए। One hand supported the basket on his head and the other hand banged the bamboo on the ground। कह रहा एक हाथ से वो तो अपना बास्केट सपोर्ट करता था, नहीं पकड़ता तो बास्केट गिर सकता था, है ना, उसके सिर पर से, और दूसरे से वो जो बैम्बू था उसको बैंग बैंग क्या करता, बैंग मतलब उसको जोर से पटका करता था ग्राउंड पे, ताकि वो उससे आवाज निकले और उसे चिल्लाना पड़े। और ये बेस्ट वे है ना, इससे अच्छा कि गला फाड़ फाड़ के वो चिल्लाए, है ना, इससे अच्छा है कि कस के बम्बू बजाए। ठीक है, ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग। कह रहा है कि जो घर की जो महिलाएं होती थी वो उसको ग्रीट करता, अभिनंदन करता, उसका स्वागत करता, क्या बोल के, गुड मॉर्निंग बोल के। एंड देन प्लेसेस हिज बास्केट ऑन वर्टिकल बम्बू, फिर जो है वह बास्केट को उस वर्टिकल बम्बू के ऊपर रख देता था, यानी बम्बू वह इस तरह से बनाया हुआ था जो इजिली सपोर्ट करता था उसके बास्केट को, तो वो नीचे रखता बम्बू और उसी के ऊपर अपना बास्केट भी डाल देता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन वर्टिकल बम्बू। ठीक है, वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड, हम बच्चों को धकेल दिया जाता था बगल में। धकेलना मतलब इतना जोर से नहीं धकेल देता था कि माथे फूट जाए, साइड कर देता था हाथ से। विथ ए माइल्ड रिब्यूक, है ना, एक मीठी झिड़की के साथ, है ना। अब ये मीठी झिड़की क्या होता है, इस तरह से डांटना कि बुरा भी नहीं लगे और डांट भी दो। ठीक है, when the loaves would be delivered to the servant, और उसके बाद जो लोब्स थे यानी कि ब्रेड था उसे डिलीवर कर दिया जाता हमारे नौकरों को, है ना। बट वी वुड नॉट गिव अप, पर हम लोग छोड़ने वाले नहीं थे, मतलब ऐसा नहीं था कि बच्चों का तक साइड हो जाओ तो बच्चा साइड हो जाए, है ना, साइड होके भी वहीं रहता था। वी वुड क्लाइंब ए बेंच और द पारापेट, हम लोग या तो बेंच पे खड़े हो जाते या फिर पारापेट पे खड़े हो जाते। पारापेट जो है ये घर के बाहर में बनाया जाता है ना, बैठने बैठने के लिए। एंड पीप इनटू द बास्केट, और हम लोग उस बास्केट में झांकते समहाउ किसी न किसी तरीके से, मतलब कोई भी ऐसा जगह ले लिया जाता जहां से वो इजिली दिख सके, और वहां पर चढ़कर वो लोग झांकना बंद नहीं करते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोब्स, मुझे अभी भी याद है ये वो खास तरह की खुशबू होती थी उन लोब्स की। देखो कुछ खुशबू जो होता है हमारे जहन में बस जाता है और हमको वो बहुत ही दिमाग में रहता है, और नेक्स्ट टाइम जब भी वो फ्रेग्रेंस मिलता है ना हमको, हम भी उसको याद करना शुरू कर देते हैं कि फ्रेग्रेंस कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ठीक है, लोब्स फॉर द चिल्ड्रेन एल्डर्स सॉरी एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रेन, तो लोब्स होते थे बड़े लोगों के लिए और बैंगल्स होते थे बच्चों के लिए। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ,
फिर हम लोग ये भी परवाह नहीं करते कि हमारे दांत में हम लोग ब्रश किया है या नहीं किया है, और वॉश अवर माउथ प्रॉपरली, या हमने मुंह ढंग से धोया है या नहीं धोया है। ठीक है, मतलब बच्चों को जब उनकी फेवरेट चीजें मिल जाती थी, फिर उनको ख्याल ही नहीं रहता था कि जो सही तरीका ये होता है कि पहले ब्रश वश कर लें, उसके बाद ब्रश कौन करता है जब सामने में इतना अच्छा उनका फेवरेट सामान हो। ठीक है, तो कह रहा है वाई शुड वी, और करें भी तो क्यों करें, वी वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, क्या हम लोग जहमत करने जाएंगे कि जाके मैंगो के लीफ का हमको तोड़ के लाएं और फिर उसे टूथब्रश ब्रश बनाए। ठीक है, वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्रश करने का मतलब ये नहीं था कि घर के अंदर जो है ब्रश रखा हुआ है, पेस्ट रखा हुआ है, दौड़ के जाओ और 5 मिनट में धो के खाना शुरू कर दो। यहाँ पर ब्रश करना एक प्रॉपर तरीका होता था और मेहनत वाला तरीका था। मेहनत इसलिए था कि उनको जाना पड़ता सबसे पहले पेड़ के पास, और पेड़ का कोई ब्रांच छोटा सा पतला सा तोड़ के उसे टूथब्रश बनाना पड़ता, जिसे गांव में दातुन कहते हैं। ठीक है, और फिर उसे जो है दांत धोना पड़ता। ठीक है, और ये एक कष्ट वाला काम था उनके लिए, जिनके लिए सामने में उनका फेवरेट डिश पड़ा हुआ हो और फिर उनसे कहा जाए इतना टाइम टेकिंग करने के लिए, तो ऑब्वियसली ये बच्चा चाहेगा शॉर्टकट मारना। ठीक है, तो वही मार देता था। तो कह रहा है कि वो दांत नहीं धोता था राइटर, या फिर कोई भी हो बच्चा जो आसपास में है, और हमको लगता है ससुराई ऐसा करता भी होगा। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और फिर इसकी जरूरत ही क्यों थी, है ना, बिल्कुल भी। कह रहा है द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, क्योंकि जो जो बाघ होते हैं वो कभी भी अपने दांत नहीं धोते, हम लोग यहाँ शेर कहते हैं ना, जो शेर होते हैं वो अपने दांत कभी नहीं धोते। ठीक है, तो शेर तो अपना पिछवाड़ा भी नहीं धोते। तो कह रहा है हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, और जो गरम गरम चाय होती है वो जो है हमारे दांतों को धो देती थी और साफ कर देती थी, एवरीथिंग सो नाइसली, है ना। आफ्टर ऑल, आखिर जो है जब हम लोग चाय पियेंगे सब कुछ तो धुल ही जाएगा, और ये गजब का बहाना है दो। ठीक है, एक तो शेर कभी मुंह नहीं धोते, और दूसरा जो है चाय पियेंगे तो सब कुछ धुल ही जाएगा। अबे धुल जाएगा तो पेट में नहीं जाएगा सब धुला कचरा सब। ठीक है, और यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, है ना, गोवा के जो एल्डर्स थे वो नॉस्टैल्जिक क्यों थे, तो नॉस्टैल्जिक वो इसलिए थे क्योंकि क्या बोलोगे उसको आप, कि वो पुराने जो उनके पुर्तगीज देश थे उनको बहुत ही प्यार से याद करते थे, उसके बारे में नॉस्टैल्जिक थे, है ना। पूछ रहा है क्या ब्रेड मेकिंग जो है पॉपुलर है अभी गोवा में। हाँ पॉपुलर तो है, क्योंकि जो फादर्स भले ही चले गए हो, सन अभी भी जिंदा है ना, ऐसा कहा जा रहा है इस सेक्टर में, और कहा जा रहा है कि अभी भी सुना जा सकता है। ठीक है, लोग इसके लिए पॉजिटिव है। व्हाट इज द बेकर गॉड, बेकर क्या बोला जाता है, तो हमने पहले कहा बेकर को पादेर कहा जाता है। ठीक है, आपको हम दिखा देते हैं इसका आंसर, पहला का दिखा देते हैं कि जो किसके नॉस्टैल्जिक है, उसका आंसर यहाँ पर है। देखो ये रहा आंसर, कि वो नॉस्टैल्जिक है किसके लिए, गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज के लिए। कलर चूज कर लेते हैं दूसरा, यहाँ देखो, यहाँ लिखा है गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज के लिए। ठीक है, और वो जो है पुर्तगीज के लिए, और उनका जो फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड है उसके लिए। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड का आंसर है, क्योंकि कह रहा है कि वो ईटर्स तो शायद चले गए होंगे, है ना, मेकर्स अभी भी हैं, और कह रहा है मिक्सर्स है, मोल्डर्स है, और ओज मतलब एज ओल्ड जो है उनका फर्नेस अभी भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उनका साउंड अभी भी सुना जाता है। तो ये सब चीजें हैं ये जो बताते हैं फेमस, और ये थर्ड का आंसर है कि उन्हें क्या कहा जाता है, पादेर कहा जाता है। ठीक, फोर्थ है कि व्हाट वुड बी द बेकर कम एवरी डे, है ना, कब आता था, एक बार सुबह में आता था, एक बार शाम में आता था, जब वह जाता था बेचने के लिए, और एक बार जब वह रिटर्न मार के आता था। व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, बच्चे क्यों दौड़ते थे, तो बच्चों का प्यार व्यार उससे इंसान से नहीं, तो बच्चा का प्यार था अपना जो उनका लो बेंगल्स था उससे प्यार था, तो उसके लिए वो आते थे ऑब्वियसली। ठीक है, अब यहाँ पर है इसका अगला टॉपिक, कह रहा है कि मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, ये खूब पूछता एग्जाम में बोल के बारे में, बोलना माही बोलना। ठीक है, तो कह रहा है कि मैरिज गिफ्ट्स जो है ना मीनिंगलेस थे, मतलब शादी के जो तोहफे होते थे उनका कोई मतलब नहीं बनता अगर आप क्या नहीं दो,
एक स्वीट टाइप का ब्रेड नहीं दो जिसे आप बोल कहते हैं, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पर जब भी कोई अटेंड करने जाता है किसी के यहाँ, या तो फ्रूट्स ले जाता है, नहीं तो मिठाई ले जाता है, ठीक है। और मिठाई वगैरह नहीं ले गया, कंजूस टाइप का है, तो बिस्किट्स ले जाएगा, उससे भी कंजूस सीधे मुंह लेके पहुंच जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि बोल जो है ना, एक तरह का स्वीट ब्रेड है। जस्ट एज ए पार्टी और ए feast, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई भोज हो, ठीक है। कह रहा है कि लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, अगर उसमें ब्रेड नहीं है ना, तो फिर उसमें मजा नहीं है, उसमें चार्म नहीं है ना, मतलब जो रौनक होता है भोज का या पार्टी का, ब्रेड नहीं है तो फिर मजा ही नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि नॉट इनफ कैन बी सेड, उतना पर्याप्त रूप से तो नहीं कहा जा सकता कि हाँ, ये दिखाता है कि हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज, कि एक गांव के लिए भी कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है ये बेकर, है ना। तो इसके बारे में ज्यादा कहा नहीं जा सकता। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स एंगेजमेंट, तो कह रहा है जब भी किसी के बेटी का एंगेजमेंट हो, एंगेजमेंट का मतलब शादी से पहले होता है एंगेजमेंट, है ना, सगाई कहते शायद। तो उसमें ना जो लेडी होती थी हाउस की, घर की, है ना, उससे सैंडविच प्रिपेयर करना पड़ता है। आपने सैंडविच देखा या खाया होगा। केक्स एंड बोलिनहाज आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, तो कह रहा है कि चाहे वो क्रिसमस हो, ठीक है, चाहे वो दूसरे फेस्टिवल्स हो, उनके लिए दो चीज काफी ज्यादा मस्ट थे। एक तो केक था और दूसरा बोलिनहाज था, जो कि एक कैटेगरी होता है इसी तरह के ब्रेड्स का, ठीक है। तो आपको दो चीज ध्यान रखना है, एक ध्यान रखना है बोल, है ना, कि बोल क्या है, तो वह एक ब्रेड है, स्वीट ब्रेड, है ना, जो कि मस्ट था पार्टी या फिस्ट के लिए। और दूसरा ध्यान रखना है बोलिनहार, जो मस्ट है क्रिसमस के लिए और दूसरे फेस्टिवल्स के लिए। इस तरह से बेकर्स के फर्नेस का जो प्रेजेंस था गांव में, वो एब्सोल्युटली एसेंशियल था, मतलब इसके बिना लोगों का काम नहीं चलता। इसलिए कहा जा रहा है कि बेकर्स का किसी गांव के अंदर में होना बेहद ज्यादा जरूरी था। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज, उन दिनों के जो बेकर या ब्रेड सेलर थे, हैड ए पेक्यूलियर ड्रेस, उनके पास एक अजीब सा ड्रेस होता था। पेक्यूलियर माने स्ट्रेंज होता है ना, स्ट्रेंज मतलब हो गया बहुत ही विचित्र सा। उनका ड्रेस जिसे कहते थे कबाई, ठीक है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि ड्रेस को क्या बोलते थे, कबाई बोलते थे। आपका तीन चार पॉइंट हो गए यहाँ से। एक तो पहला हो गया पादिर क्या होता है, दूसरा बोल क्या होता है, तीसरा बोलिनहाज क्या है, और चौथा कबाई क्या है। ओहो, आपको याद होगा। सो कह रहा है कि इट वाज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, ये एक लंबा सा सिंगल पीस फ्रॉक होता था। आपने जोधा अकबर में देखा होगा पहने हुए, है ना, कुछ लोगों को इस तरह का ड्रेस। तो कह रहा है कि हाँ, जब वो मार्केट में कोई सामान वामान बेचता है तो उसमें दिखाया गया व्यापारी को पहनते हुए। इट वाज ए सिंगल लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, एक ही फ्रॉक के जैसा होता था जो घुटनों तक आता था। एंड इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग ए शर्ट, और हमारे बचपन में हमने देखा कि बेकर्स एक शर्ट भी पहनते थे एंड ए ट्राउजर्स, फिर पैजामा पहनने लगे, है ना, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। सो कह रहा है कि एक्चुअली में देखा जाए तो ये फुल लेंथ, है ना, ट्राउजर से छोटा होता था। एक्चुअली यहाँ पे वंस वर्ड यूज किया है ना, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। हम इसलिए बोल रहे हैं कि कई बार नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए ना सिंगुलर में वन और प्लूरल में वंस का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे ट्राउजर्स यूज कर दिया है ना वर्ड, अब वो दोबारा ट्राउजर्स वर्ड यूज ना करने देने के लिए यहाँ पे वो वंस वर्ड को यूज किया है, ठीक है। तो अगर आपको मीनिंग लगाना है ना, तो आप इसका मीनिंग भी ट्राउजर्स ही लगाओगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा अंडू कर देते हैं, नहीं है ऑप्शन, ठीक है। सो कह रहा है कि यहाँ पे मीनिंग क्या लगेगा कि बेकर्स ना शर्ट पहनते थे और ट्राउजर्स पहनते थे, जो कि एक्चुअली में जो फुल लेंथ का ट्राउजर्स है उससे छोटा होता था। एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, और हाफ पैंट से बड़ा होता था। हम लोग से थर्ड क्वार्टर कहते हैं ना, जो घुटना से नीचे तक आता है, ठीक है। बीच में काफी ज्यादा ट्रेंड में आ गया था, अभी तो फिलहाल शॉर्ट्स ही ज्यादा चलता है ना। बीच में काफी ज्यादा पहना जाता था, और ये घुटने से नीचे तक का पैंट पहना जाता था, और ढेर सारे पॉकेट्स वाला जींस ट्रेंड में उसमें आया हुआ था। When today every anyone who wears a half pant, आज भी अगर कोई हाफ पैंट पहन लेता है
विच रीचे जस्ट बिलो द नी, जो पहुंचता है घुटने से नीचे तक, इनवाइट्स द कमेंट, तो वो आराम से उस कमेंट को इनवाइट कर ही लेता है, मतलब लोगों का ध्यान खींच ही लेता है, दैट इज ड्रेस्ड लाइक ए पादेर, कि उसने पादेर की जैसा कपड़ा पहन रखा है। विच मीन्स यहाँ पे कहना चाहता है कि अगर आप पहनोगे अभी भी गोवा के अंदर में 3/4 पैंट, तो है ना, लोग अक्सर आपको बोलेंगे अरे ये तो पादेर की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो कह रहा है द बेकर यूजली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, कि बेकर आमतौर पर अपना जो बिल है वो महीने के अंत में लिया करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सम वॉल इन पेंसिल, और जो मंथली अकाउंट है, अकाउंट का मतलब हो गया लेखा जोखा, है ना, जैसे आप दूध लेते होइएगा पहले के जमाना, अभी का तो पता नहीं, तो पहले एक डायरी हुआ करता था, और घर के जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना वो डायरी में लिखा करते थे। अभी क्या होता था कि कैलेंडर्स आता था, है ना, जो कैलेंडर्स जो गारमेंट्स वाले से ना शॉप वाले हम लोगों को गिफ्ट में दिया करते थे, उन कैलेंडर्स में ना मतलब नीचे में जो डेट्स हुआ करता, ऊपर में कोई फोटो वोटो लगा देता था भगवान का, है ना, और नीचे में जो डेट्स रहता था मंथली मंथली वाइज, तो लोग क्या करते थे, जो मिल्क कब आ रहा है कब नहीं आया, तो जिस दिन नहीं आता था उस दिन को ऐसे क्रॉस कर दिया जाता था, और ये सिंबॉलिक होता था कि उस दिन दूध नहीं आया, ठीक है। तो ये तो हम लोगों का वे है। और इन लोगों का वे क्या था, इन लोगों का तरीका था कि अकाउंट कैसे लिखते थे, तो वो रिकॉर्ड करते थे दीवार पे, किससे लिखकर, पेंसिल से लिख के। और सीबीएसई वाला जो क्वेश्चन पूछता है उसमें ये इस तरह से पूछता है, एक क्वेश्चन डाला हुआ था कि आपको बताना है कि मंथली अकाउंट कैसे लिखा जाता था, और नीचे ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, नीचे ना 3-4 फिगर डाला हुआ था, एक में दिखाया था कि डायरी बना हुआ है, डायरी में पेन से लिख रहा है, ठीक है, एक में कुछ और दिखाया गया था, और लास्ट में दिखाया गया कि बच्चा जो है पेंसिल से दीवार पर कुछ लिख रहा है। तो अजब अजब तरीके से मतलब सवाल पूछा जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का पढ़ना और ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखिए गौर से, कह रहा है कि जो पेंसिल से दीवार पे लिखा जाता था, ठीक है, मंथली अकाउंट्स को, बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड एज, कह रहा है कि उन पुराने दिनों में ना अगर देखा जाए तो जो बेकिंग था वो प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, मतलब हो गया कि एक ऐसा पेशा था जो काफी ज्यादा उसमें प्रॉफिट होता था, पैसे कमाए जा सकते थे। दी बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, जो बेकर होता था उसकी फैमिली होती थी कभी वो भूख से नहीं मरते थे। स्टार्व मतलब होता है कि डाई ड्यू टू हंगर। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, वो उसका परिवार और उसके जो नौकर होते थे वो हमेशा खुश दिखते थे और प्रॉस्पेरस यानी समृद्ध दिखते थे। अच्छा, यहाँ पे वर्ड ही बता रहा है कितना समृद्ध होगा। यहाँ पे गौर से देखिए, करेक्ट, वह, उसका फैमिली और उसके नौकर, ठीक है। नौकर अगर कोई आदमी मतलब क्या कहते हैं उसको वहन कर पा रहा है, उसको सर्वेंट्स को पे कर पा रहा है और सर्वेंट्स को अपने यहाँ रखा हुआ है, तो ये बात ही शो करता है कि वो प्रॉस्पेरस फैमिली ही होगा, ठीक है। सो कह रहा है कि देयर प्लम फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, है ना, और उनका जो प्लम फिजिक था, फिजिक का माने होता है शरीर का बनावट, है ना, और प्लम माने हो गया कि बहुत ज्यादा मोटा, है ना, तो उनका जो मोटा तगड़ा, है ना, शरीर था वह इस बात का प्रतीक था, है ना, कि वह खाते पीते परिवार का। आपने अक्सर सुना होगा कि जब कोई मोटा होता है ना तो उसको बुरा नहीं लग जाए कि मोटा है, तो उसके लिए वर्ड यूज करता है कि खाते पीते फैमिली का है, कुछ एक्स्ट्रा खा लेता है, ठीक है, तो उस चक्कर में बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए वह यहाँ पे वर्ड यूज किया है कि उनका जो मोटा शरीर है वही इस बात का प्रतीक होता था, टेस्टिमनी था कि वो लोग काफी ज्यादा क्या है, प्रॉस्पेरस हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे टिपिकल वर्ड यूज किया गया है ना, एक अच्छे खाते पीते परिवार का होने के लिए। एक संस्कृत में एक श्लोक होता है, बपुरा ख्याति भोजनम, यानी कि शरीर को देखकर भोजन का पता चलता है, उसी टाइप का यहाँ पर भी है। इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजली कंपेयर टू ए बेकर, कह रहा है यहाँ तक कि आज भी अगर किसी आदमी का जो शरीर हो ना वो कटहल की तरह हो, ठीक है, यहाँ पे बहुत अजीब वर्ड यूज किया गया है कि कटहल के जैसा अगर शरीर हो ना, फिजिकल अपीयरेंस हो, जैसे कटहल होता है कि जहाँ जहाँ तक छाती है ना, मतलब शुरू शुरू में कटहल कैसा होता है कि स्टार्टिंग में वो पतला पतला सा है ना, और नीचे का जब फूल जाता है, तो ठीक ऐसे ही मान लो किसी का जो चेस्ट रीजन है वो कैसे सुकटा हुआ सा और नीचे से पेट पूरा फूला हुआ जैसे अपनी हलवाई का होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर किसी का जैकफ्रूट जैसा फिजिकल अपीयरेंस हो तो उसको इजिली कंपेयर आप कर सकते हो एक बेकर के साथ, कि बेकर जो है वो ऐसा ही होता है। अब पता नहीं कैसे, लेकिन मैं ज़्यादातर जो हलवाई होता है ना उसका ऐसा ही हो जाता है ना।